नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहां मैं गणेश सोलंकी आपके लेकर आया हूं कक्षा 10th की मैथ। आज अपनी ये जो क्लास होने वाली है, इसके अंदर हम अपने आने वाली बोर्ड एग्जाम के बारे में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपने जो बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो कौन से कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे, उसमें कौन कौन से मेथड हमें इस्तेमाल करने हैं, उनका हमें अध्ययन करना है। वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अपना जो पहला और दूसरा पार्ट है उसके अंदर से जो भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हमें उनको पढ़ना है। साथ में हमें वो कॉन्सेप्ट सीखने हैं जहाँ से सवाल आने वाला है। आज हम आपको जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उसके बाहर एक भी आपको सवाल देखने को नहीं मिलेगा। जब आपके बोर्ड एग्जाम हो तो चाहे तो आप वहाँ से अपने पेपर के साथ में उसको मैच भी कर सकते हैं। आपको सारे के सारे जो सवाल होंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट में से मिलेंगे। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को आज पढ़ने वाले हैं कि जहाँ से सवाल बनेंगे, उसके बाहर एक भी सवाल बनने वाला नहीं है। पहला और दूसरा पार्ट जो कि हमारे पास है 4 नंबर के, आज उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला पार्ट है अपने पास रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। ये अपने पार्ट है 4 नंबर का। ये अपने जो पार्ट है वो कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। उसमें से देखना 1 नंबर का तो अपने ऑप्शनल वाला सवाल आने वाला है। एक ऑप्शनल है मतलब अबसद वाला सवाल है जो कि हमें हल करना है। एक है अपने पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 नंबर का सवाल आने वाला है जिसको बोलते हैं अति लघुत्तरात्मक। वो अपने पास होगा एक सवाल, और एक सवाल आने वाला है 2 मार्क्स का। कितने नंबर का? 2 मार्क्स का। अब देखना जो वास्तविक संख्या है यहां से किस किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, कौन से सवाल है जो ऑप्शनल के अंदर आ सकते हैं, कौन से हैं जो 1 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं और कौन से 2 मार्क्स के अंदर। देखना 2 नंबर के अंदर अपने जो भी सवाल आएगा उसका कंफर्म है वो अपने पास आएगा अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। इसके अलावा एक भी सवाल आने वाला नहीं है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना मतलब अपने जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसका कंफर्म है कि वो अपने 2 नंबर के अंदर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का ही सवाल दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी सवाल आने वाला नहीं है। अगर आप केवल 2 नंबर के प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आप अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीख लीजिए। उसके अलावा आपको कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन यही से आएगा, इसके अलावा कहीं से आने की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल भी आने वाला कहीं से भी नहीं है। केवल एक प्रकार याद रखना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। अगर हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आता है तो समझ लीजिए आपके 2 नंबर कंफर्म होते हैं। उसके बाद में 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 नंबर का जो प्रश्न है वहां से क्या आएगा। अब 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वहां से ध्यान रखिएगा आपके पास आएंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या आएंगे? अभाज्य गुणनखंड। आपके पास में संख्या दी हुई होगी, आपको संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखना है और उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 1 नंबर के अंदर यही प्रकार का सवाल आएगा, इसके अलावा कोई सवाल आने वाला नहीं है। अगर इसके साथ में अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार के लिए HCF और LCM, इसको एक बार नजरों के आगे से गुजार देना है। HCF और LCM क्या होता है? अगर आपको HCF और LCM निकालना आता है तो समझ लीजिए आप यहाँ से किसी भी प्रकार का सवाल आता है वो आप कर सकते हैं। ऑप्शनल सवाल है तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा HCF, अगर HCF नहीं पूछा गया तो LCM। संख्याएं दी हुई होगी, उस संख्याओं का पूछा जाएगा कि LCM क्या है, HCF क्या है। किसके अंदर? ऑप्शनल सवाल के अंदर। चारों ऑप्शन के अंदर संख्या होगी, हमें उसके अंदर से करेक्ट आंसर को चूज करना है। और 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखने होंगे। यहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शनल टाइप का नहीं है, आपको यहाँ पर उसे हल करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे और उन अभाज्य गुणनखंडों को लिखना पड़ेगा। या हो सकता है आपको संख्याएं दी जाए और बोला जाए कि इनका HCF और LCM क्या है। इसके अलावा कोई भी सवाल आने वाला नहीं है। आपकी जो 1, 2 और 3, इन 3 चीज़ों के बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना 2 नंबर का सवाल, अभाज्य गुणनखंड या फिर HCF या LCM 1 नंबर का क्वेश्चन, और ऑप्शनल सवाल HCF और LCM संख्याओं का पूछा जाएगा। और साथ में यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपको अपरिमेय संख्या की पहचान पूछ ले। अपरिमेय संख्या की पहचान, कि आपके पास में कुछ संख्याएं लिखी हुई होगी और कहा जाएगा कि इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है।
तो ध्यान रखना अपरिमेय संख्या के अंदर हमें याद रखना है कि एक तो होता है पाई, एक तो क्या याद रखना है, पाई, और वे संख्याएं जो अंडर रूट के बाहर पूरी पूरी नहीं आती, मतलब जिनका वर्गमूल नहीं होता। वे संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं होता वो अपरिमेय होती है और पाई। इसके अलावा किसी भी प्रकार की संख्या आपके पास दी हुई नहीं होगी, क्योंकि शांत और अशांत दशमलव प्रसार के आधार पर अपरिमेय संख्या दर्शाते हैं, जो कि अपने सिलेबस से हट गया है, तो उसका तो अपने कोई लेना देना नहीं है। पीछे क्या बचा अपने पास, एक तो बचा पाई और ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं होता। ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं होता, मतलब वर्गमूल करते हैं तो कोई पूरी संख्या हमको नहीं मिलती। जैसे अंडर रूट 4 है 2 आता है, अंडर रूट 9 है 3 आता है, तो 4 से लेकर 9 के बीच में क्या बची अपने पास, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8। ये सारी संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अंडर रूट के बाहर पूरी पूरी नहीं आती। तो जो संख्या अंडर रूट के बाहर पूरी आ जाए वो तो परिमेय है, और जो पूरी ना आए वो अपरिमेय। साथ में क्या शामिल करना है, पाई, तो ये अपने पास हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अगर पहचान के पूछता है तो केवल पाई और वे संख्याएं जो अंडर रूट के बाहर पूरी नहीं आती, इसके अलावा कोई संख्या आने वाली नहीं है। उसके साथ में एचसीएफ और एलसीएम संख्याएं दी जाएगी, बोला जाएगा इसका एचसीएफ और एलसीएम बताओ, या फिर पूछा जाएगा 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अभाज्य गुणनखंड या फिर एचसीएफ या एलसीएम निकालना, और 2 नंबर के अंदर कंफर्म है अपने पास अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। इसके अलावा कोई सवाल आने वाला नहीं है। अगर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट तैयार है तो समझ लीजिए आपके जो वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। हमने इस चैप्टर के अंदर से कुछ ऐसे सवाल चुने हैं जो हमको थोड़े टफ लगे, और हो सकता है कि उसके अंदर से कुछ एग्जाम के अंदर आ जाए। अगर ये सवाल आपको अच्छे से आता है तो समझ लीजिएगा आप इस चैप्टर का कोई भी सवाल कर सकते हैं। जैसे पहला है हमारे पास कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहली संख्या है अपने पास 74, 29। पहली संख्या क्या है अपने पास, 74, 29। अब देखना, अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करने जाएंगे, 2 से स्टार्ट करें तो बहुत टाइम लगेगा, तो यहां पर हम आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं। तो 74, 29 के अंदर जो सबसे छोटी संख्या जिसका भाग जाएगा वो आएगी अपने पास 17। 17 से पहले किसी का भाग जाने वाला नहीं है। हमने ये एग्जाम्पल इसलिए चूज किए हैं क्योंकि ये हमको थोड़े से टफ लगे। हो सकता है क्योंकि अगर हम नॉर्मली अभाज्य गुणनखंड करने जाते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, मतलब इतना लंबा आएंगे तो हमें टाइम लगेगा। इसलिए हमने डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर लिया है कि यही वाला सवाल है जो हमको थोड़ा सा टफ लगा। तो सबसे पहले हमने किसका भाग दिया, 17 का। 17 का भाग देंगे तो 17 चौक 68, 6 बचा, 17 तिया 51, 11 बचा, और 17 सते 119, कितना आया 437। अब 17 का भाग नहीं जाएगा, अगला भाग जाएगा इसके अंदर 19 का। तो 19 का भाग इसके अंदर जाएगा 23 बार, फिर अगला भाग देंगे 23 का, तो कितना आ जाएगा अपने पास 1। मतलब जो 74, 29 थे, 74, 29, उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 17, 19, 23। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगला है अपने पास 38, 25। अगला है अपने पास 38, 25। अब इसके अंदर अगर भाग देने जाए, 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे विषम संख्या है। 3 का भाग देना है तो चेक करना पड़ेगा, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सते 21, 3 पंजे 15, 12 75। अब आपको भाग देना आता होगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है, छोटी क्लास से सीखना स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली सभी को आते हैं। 3 का भाग दें, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 4 2 6, 6 5 11। अब 3 का नहीं जाएगा, अब किसका भाग जाएगा, 5 का। तो 5 अटे 40, 2 बचा, 5 पंजे 25, वापस 5 का भाग जाएगा 17 बार, 17 का भाग 1 बार। तो अपने पास कितना बचा, 38, 25, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये आ गए अपने पास 38, 25 के अभाज्य गुणनखंड। अगला है 5005।
अगला क्या है 5005। अगला अपने पास है 5005। दो का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग जाएगा नहीं, डायरेक्ट किसका भाग जाएगा 5 का, 1001। अब 5 का नहीं जाता तो अगला किसका भाग देंगे 7 का, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिया 21। मतलब 1001 के अंदर 7 का भाग दिया, कितनी बार गया 143 बार। अब 7 का भाग वापस जाने वाला नहीं है, अब 7 का भाग नहीं जाता, अगला किसका भाग देते हैं 11 का, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33, अगला भाग जाएगा 13 का, कितनी बार एक बार। मतलब जो 5005 थे अपने, उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो आए 5 × 7 × 11 × 13, ये आएंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। अब ये अपने वो सवाल थे जो कि हमें हल करने में टफ लगते हैं। अगर ये सवाल आपको आते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कुछ भी टफ आने वाला नहीं है। अगला संख्या जो बचेगी वो क्या होती है 140, 156 नॉर्मली छोटी संख्या होगी जिनके आपको अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, इसके बाहर कोई भी संख्या आने वाली नहीं है। अगला हमें पढ़ना है HCF और LCM। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें संख्याओं के क्या निकालने हैं LCM और HCF। जैसे अपने पास है 96 और 404, 96 और 404, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया 48, 2 का भाग दिया 24, 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। मतलब 96 को क्या लिख सकते हैं 2 का गुणा 5 बार गुणा में 3, और साथ में है अपने पास 404। 404 में 2 का भाग देंगे 202, 2 का भाग देंगे 101। अब 101 के अंदर केवल 101 का ही भाग जाता है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो कितना आ जाएगा 1। मतलब 404 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए अपने पास 2 × 2 × 101। अगर हमें इनका LCM लिखना है क्या लिखना है LCM, और इसका लिखना है HCF, तो पहले तो हमें इसका कॉमन पार्ट ढूंढना पड़ेगा कि जो अभाज्य गुणनखंड हमने लिखे हैं उसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पर अगर कॉमन देखने जाए तो 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। इधर भी अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 था, इधर भी अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 था, मतलब कॉमन कितना आ रहा है 2 × 2। अब जो भी कॉमन आता है वो अपने कहलाता है HCF। जब भी अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं तो दोनों के अंदर अगर 2 संख्याएं दी गई हैं तो दोनों संख्याओं के अंदर जो कॉमन पार्ट होता है वो अपने कहलाता है HCF। तो यहाँ से अगर मैं 96 और 404 इनका अगर HCF लिखना चाहूँ तो वो कितना आएगा 2 × 2 हो जाएगा अपने 4। और अगर मुझे इसका LCM लिखना है, क्या लिखना है LCM, तो जो कॉमन आ रहा है वो एक बार लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन आया तो यहाँ से क्या लिखा 2, यहाँ से क्या कॉमन आया 2, अब कॉमन आया उसको एक बार लिखा, अब पीछे जो बचा है उसको एज इट इज मल्टीप्लाई में लिख देना है। 2 × 2 × 2 × 3 × 101, इस सभी को कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आएगा 96 और 404 का LCM निकाल सकते हैं। तरीका सेम है और सवाल आएगा वो यही से आएगा, सवाल यही से। इस प्रकार के सवाल है वो आपके पास ऑप्शनल के अंदर आ सकते हैं। किस प्रकार से आपको बोला जाएगा 96 404 का HCF होगा, तो आपको रफ में हल करना है। HCF कितना आया 4, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे जिसके अंदर से एक के अंदर क्या लिखा हुआ होगा 4, वही ऑप्शन हमको भरना है। वैसे ही 336 54, 510 92, 26 91, 12 15 21 इनके भी आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड की सहायता से इसके LCM और HCF निकाल सकते हैं। जो भी दोनों के अंदर कॉमन पार्ट है वो तो अपने कहलाएगा
HCF और कॉमन पार्ट एक बार लिखा, बाकी सारा पीछे मल्टीप्लाई में, सभी को कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, LCM। जितने भी सवाल है ये 5, सबके अंदर यही वाला मेथड हमें यूज करना है। देखना यहाँ से सवाल आएगा वो कंफर्म है, यहाँ से सवाल कंफर्म आने वाला है, और जो सवाल आएगा वो ऑप्शनल के अंदर आ सकता है और 1 नंबर के अंदर भी आ सकता है। ऑप्शनल के अंदर केवल HCF या LCM पूछा जाएगा, ऑप्शन के अंदर से टिक करना है, और 1 नंबर के अंदर पूछा जाएगा तो हमें इसका LCM निकालना पड़ेगा, HCF भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना कि अगर हमारे पास जैसे कोई संख्या है, एक संख्या x है, एक संख्या y है, एक संख्या x, एक संख्या y, उसका हमको HCF पता है, LCM पता है, HCF पता है, LCM पता है, तो अगर हम उसके HCF और LCM का गुणा करें, HCF और LCM का क्या करें, गुणा करें, तो गुणा करने पर वही मान आएगा जो इन दोनों संख्याओं के गुणा पर आए। x और y का गुणा करेंगे तो भी वही मान आएगा जो उसके HCF और LCM का गुणा करेंगे। मतलब संख्या है अपने पास, तो उन संख्याओं का गुणा करो या उन संख्याओं के LCM और HCF का गुणा करो, दोनों से जो मान आने वाला है वो मान क्या आएगा, समान आएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि चारों में से अगर हमें 3 चीज़ पता है तो चौथी का मान निकाल सकते हैं। जैसे ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, किसके बराबर होगी कि पहली और दूसरी संख्या का अगर हम गुणा करें, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने पर जो HCF और LCM होगा उसका गुणा और पहली और दूसरी संख्या का गुणा, दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर। यहाँ से अगर हमारे पास पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है, HCF पता है, तो LCM का मान निकाल सकते हैं। और वैसे ही अगर हमारे पास पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है, LCM का मान पता है, HCF का मान निकाल सकते हैं। वैसे ही अपने पास पहली संख्या पता है, HCF पता है, LCM पता है, तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। चारों में से अगर हमारे पास 3 वैल्यू पता है, चौथी का मान निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ से LCM निकालना है तो HCF को भाग में भेज देंगे, अगर HCF निकालना है LCM को भाग में भेज देंगे, अगर पहली संख्या निकालनी है दूसरी को भाग में भेज देंगे, दूसरी संख्या निकालनी है पहली को भाग में भेज देंगे। इस प्रकार के सवाल भी आ सकते हैं आपके पास। अगला है अपने पास कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, कि अपने पास सवाल होगा 2 नंबर का जिसके अंदर कहा गया कि निम्नलिखित संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, अब इसके 2 मेथड है अपने पास। अपरिमेय संख्या जो सिद्ध करते हैं 2 प्रकार के सवाल आते हैं यहाँ। एक तो सिंपल कि अपने पास अपरिमेय संख्या दी हुई होगी, और दूसरा वो जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्या का एप्लीकेशन होगा, मतलब या जोड़ होगी, गुणा होगा, बाकी होगी या फिर भाग होगा, उसको हल करना। तो एक तो डायरेक्ट संख्या है अपरिमेय, उसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, और दूसरा परिमेय और अपरिमेय का आपस में जोड़ होगी, बाकी होगी, गुणा होगा, भाग होगा, उसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो पहला हम सवाल ले रहे हैं जिसके अंदर डायरेक्ट संख्या है और उसको सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय है। अब देखना, अब अपरिमेय संख्या अगर सिद्ध कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक विधि काम में लेते हैं जिसे कहते हैं विरोधाभास की विधि। मतलब ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम गलत कल्पना करते हैं, ऐसा मेथड जिसके अंदर हम कल्पना क्या करते हैं, गलत करते हैं। अब गलत कल्पना की है तो लास्ट तक अपना उत्तर भी कैसा आएगा, गलत आएगा। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमने सही कल्पना की होती तो अपना उत्तर कैसा आता, सही। अब इस मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अपने पास जो अपरिमेय संख्या है उसको रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे परिमेय संख्या होती है उसको अंश और हर में लिख सकते हैं, P/Q में लिखते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता, हर का मान 0 नहीं होता। लेकिन अपरिमेय संख्या को लिखने का अपने पास कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो अपरिमेय संख्या है उसको एक बार के लिए परिमेय एज्यूम कर लेते हैं और पूरा सॉल्व करते हैं, लास्ट तक अपने वो परिमेय आती है। मतलब हमने गलत कल्पना की, लास्ट तक क्या आया, गलत। तो हम कह सकते हैं अगर हमने सही कल्पना की होती तो उत्तर क्या आता, सही आता। तो इस प्रकार से अपरिमेय संख्या का सिद्धिकरण किया जाता है। हम यहाँ से एक एग्जाम्पल लेते हैं, √5 का। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला काम क्या करेंगे कि √5 को परिमेय मान लेंगे, तो कहेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या, गलत कल्पना कर रहे हैं हम कि √5 ऐसे अपरिमेय होती है
अपरिमेय में सिद्ध करनी है, लेकिन हम कल्पना क्या कर रहे हैं, परिमेय की। अब परिमेय संख्या है तो इसको p बटे क्यू में लिख सकते हैं। √5 बराबर लिख दिया p बटे क्यू। यहाँ पर ध्यान रखना कि p और q ये सह अभाज्य है। कैसे हैं, सह अभाज्य, मतलब इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। फिलहाल दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, p और q के अंदर कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। हमने कहा √5 बराबर p बटे q, जहाँ पर p और q के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन ले तो कितना आएगा, केवल 1 आएगा। 1 के अलावा दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। अब अंडूड हमें यहाँ से हटाना है तो दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अपने पास हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर p बटे q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा अपने p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। √5 ये हो जाएगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। आप चाहे तो q को यहाँ से गुणा में भेज सकते हैं और चाहे तो यहाँ से भी गुणा में भेज सकते हैं। जैसे अपने पास लिखा हुआ है 5 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, तो हो जाएगा 5 q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब 5 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटे 5। देखना बीच में इक्वल का निशान है, ये इक्वल का निशान बता रहा है कि ऐसा होता है। इक्वल का निशान क्या कह रहा है कि ऐसा होता है कि जब p स्क्वायर के अंदर 5 का भाग दिया तो अपने पास क्या आया, q स्क्वायर। अब p स्क्वायर के अंदर 5 का भाग देने पर q स्क्वायर आ रहा है, मतलब संख्या तो बदल गई। पहले p स्क्वायर था, भाग दिया तो क्या आ गया, q स्क्वायर, मतलब भाग जा रहा है तभी तो दूसरा मान आया। यहाँ पर p स्क्वायर बटे 5 था, यहाँ पर मान क्या हो गया, q स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 5 का भाग गया, मतलब p स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जा रहा है। अब p स्क्वायर के अंदर 5 का भाग कब जाएगा, जब p के अंदर 5 वाली कोई संख्या होगी तभी तो भाग गया। जैसे हम 140 इसके अंदर 5 का भाग देते हैं, अब 5 का भाग इसके अंदर जाता है। क्यों, क्योंकि ये लिखा गया है अपने पास 5 गुणा 28 बटे में 5। 140 को क्या लिखते हैं, 5 गुणा 28, तभी इसके अंदर 5 का भाग गया है। 140 में 5 का भाग जाने का कारण क्या था, क्योंकि 140 के अंदर 5 वाली संख्या मौजूद थी, तभी 5 से 5 ये कैंसिल हुआ। तो यही बात यहाँ पर हमें काम में लेनी है कि p स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जा रहा है, मतलब ऊपर 5 वाली कोई ना कोई संख्या मौजूद है। अब p स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जा रहा है तो p के अंदर भी 5 का भाग जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः p भी 5 से विभाज्य होगा। अब p स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब p के अंदर भी 5 का भाग जाएगा। अब p के अंदर 5 का भाग जा रहा है, मतलब p के अंदर 5 के गुणा वाली कोई ना कोई संख्या मौजूद है। तो यहां पर हम क्या करें, p स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जा रहा था, मतलब p के अंदर भी 5 का भाग जा रहा है, तो p के बराबर हम कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो 5 के गुणा वाली है। तो यहां पर हमने लिखा p बराबर 5r लेने पर 5r, मतलब r मतलब कोई भी पीछे संख्या हो सकती है, गुणांक हो सकता है 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। आगे 5 है, मतलब 5 के गुणा वाली संख्या है। क्यों, क्योंकि 5 का भाग जा रहा है। 5 का भाग क्यों गया, क्योंकि इसके अंदर 5 के गुणा वाली कोई ना कोई संख्या मौजूद थी। तो p की जगह क्या लिखना है, 5r, तो हो जाएगा अपने पास q स्क्वायर बराबर 5r का स्क्वायर बटे में 5, तो ये आ जाएगा अपने पास 25 r स्क्वायर बटे 5। 5 से 25 काटा तो q स्क्वायर आ गया अपने पास 5 r स्क्वायर।
अब 5 इधर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, तो हो जाएगा Q² बटे 5 बराबर R²। अब यहाँ पर देखना Q² के अंदर 5 का भाग जा रहा है, Q² के अंदर 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब Q के अंदर भी 5 का भाग जाएगा, वो की वो बात। Q² 5 से विभाज्य है, Q² 5 से विभाज्य है, अतः Q भी 5 से विभाज्य होगा, Q भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ तक तो नॉर्मली सब सवाल कर लेते हैं। हम ऐसा क्या अलग करें जिसको आधार मानकर हमें 2 नंबर दिए जाए। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो देखेगा कि ज़्यादातर बच्चों के यहाँ तक तो सेम प्रोसेस होगी। अब उसके बाद ऐसा आप क्या अलग करें कि जिसके आधार पर आपको 2 नंबर पूरे मिले और दूसरों से आप थोड़ा सा आगे बढ़े। तो ध्यान रखना, उसके लिए हमें क्या करना है, इतना तो नॉर्मली सभी करते हैं। जैसे √2 होगा तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, √2, यहाँ पर हो जाएगा √2 का स्क्वायर, 2 का भाग जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, P² 2 से विभाज्य, तब P भी 2 से विभाज्य होगा। फिर वापस सेम, यहाँ पर 5 के गुणा वाली संख्या ली थी, वहाँ पर 2 के गुणा वाली संख्या लोगे, सेम Q² 2 से विभाज्य है, अतः Q भी 2 से विभाज्य होगा। सेम प्रोसेस सेम का सेम है, √2, √3, √5, √7, आप किसी भी प्रकार की संख्या लें, सेम प्रोसेस हमें उसे हल करना है। अब यहाँ तक तो नॉर्मली सब करेंगे। इसके बाद में हमें अलग क्या करना है वो यहाँ पर देखना, हम यहाँ पर लिखेंगे निष्कर्ष। क्या लिखना है, निष्कर्ष। और जो निष्कर्ष लिखना है वो हमें लिखना है ब्लैक पेन से, ताकि वो हाईलाइटेड रहे, ताकि जब भी कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करेगा तो उसका ध्यान सीधा निष्कर्ष पे जाएगा कि यहाँ से उसने पूरा इतना हल किया है, इसका उसे निष्कर्ष क्या निकला। तो निष्कर्ष में लिखोगे कि P तथा Q में, P तथा Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5, P तथा Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मौजूद है। P और Q में क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मौजूद है, मतलब P और Q दोनों के अंदर 5 के गुणा वाली संख्या मौजूद है। हमने कहा था कि P और Q क्या है, सहअभाज्य, मतलब उनके अंदर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर कॉमन आएगा तो भी केवल कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखना यहाँ पर हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मौजूद है, 5, मतलब 1 के अलावा कोई संख्या आ गई, इसका मतलब ये संख्या कैसी है, परिमेय है। अगर केवल 1 आता, केवल कितना आता, 1, तब हम कहते हैं कि ये अपरिमेय है। लेकिन 1 के अलावा हमें एक और अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया 5, तो लिखोगे P तथा Q में 1 के अतिरिक्त, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मौजूद है, कि 1 के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मौजूद है, 5, अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी, अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी। यह विरोधाभास। अब देखना, यह परिमेय संख्या आ गई, लेकिन हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी, तो ये तो हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो ये विरोधाभास हमें क्यों मिल रहा है, यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना का है या फिर त्रुटिपूर्ण कल्पना, यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, अतः √5 एक
अपरिमेय संख्या है। अतः √5 अपने पास क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। अगर निष्कर्ष में आप इतना लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा आपके कंफर्म हो जाते हैं यहाँ से 2 नंबर। अब √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, अंडर के अंदर कोई भी ऐसी संख्या जिसका मान है वो अंडर के बाद पूरा नहीं आता, उसको अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो यही मेथड हमें काम में लेना है। इसके अलावा कोई मेथड हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। सारे सवाल है वो इस विरोधाभास विधि के द्वारा ही होंगे। अब इसका एक अलग प्रकार ये बचता है कि जिसके अंदर हमारे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के एप्लीकेशन आ जाते हैं, जोड़ भागी गुणा भाग आ जाता है। उसको किस प्रकार से हल करें? जैसे अपने पास सवाल है 5 - √3। 5 - √3 को अगर हल करें तो विधि तो वही अपने पास विरोधाभास विधि काम में लेनी है कि इसको किसके बराबर मानना है, परिमेय के बराबर। तो लिखेंगे माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे कि जो 5 - √3 है इसके बराबर में लिख सकते हैं हम P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या है उसको P/Q में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P और Q क्या है, सहअभाज्य है, मतलब आपस में इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन लेंगे तो भी कितना आएगा, एक के अलावा दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। अब इसको लिखा 5 - √3 बराबर P/Q। अब ये माइनस का √3 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा P+Q प्लस का √3। ये P/Q है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 5 - P/Q बराबर √3। देखना यहाँ पर हमने P और Q जो लिखा था तो P भी तो पूरी संख्या होगी, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3। तो 2 क्या है, पूरी संख्या, बटे में कितना है 3, वो भी पूरी संख्या मतलब पूर्णांक। तो जहां पर हमारे पास P और Q क्या है, पूर्णांक, P और Q क्या है, पूर्णांक तथा सहअभाज्य। P और Q क्या है, पूर्णांक है तथा सहअभाज्य है। अब P पूर्णांक था, Q भी पूर्णांक था। √3 किसके बराबर आया अपने पास, √3 बराबर आया 5 - P/Q। √3 किसके बराबर आया है, 5 - P/Q। P अपने पास पूर्णांक है, Q अपने पास पूर्णांक है और 5 भी अपने पास पूर्णांक है। देखना 5 पूर्णांक, P पूर्णांक, Q पूर्णांक, मतलब 5 के अंदर से P/Q घटाना है, मतलब पूर्णांक के अंदर से ही पूर्णांक घटा रहे हैं। जब भी पूर्णांक के अंदर से कुछ घटाते हैं पूर्णांक वाली संख्या, तो अपने पास जो आएगा वो परिमेय संख्या वाला ही भाग आएगा, क्योंकि पूर्णांक भी तो परिमेय ही होता है। तो ये 5, P और Q तीनों के तीनों क्या है, पूर्णांक है। इसके अंदर अपरिमेय का कोई भी अंश नहीं है। जब तक किसी संख्या के अंदर अपरिमेय का कुछ भाग शामिल न किया जाए तब तक वो परिमेय रहती है। अपरिमेय का कुछ भी भाग शामिल कर दिया तो वो पूरा का पूरा क्या हो गया, अपरिमेय। अब 5, P, Q तीनों के अंदर कुछ भी अपरिमेय का भाग नहीं है, मतलब पूरा का पूरा क्या है अपने पास, परिमेय। तो यहां से क्या लिखेंगे, 5, P व Q पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। अतः 5 - P/Q एक परिमेय संख्या हो। अब अपरिमेय का तो इसके अंदर कोई अंश भी शामिल नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, परिमेय। तो 5 - P/Q एक परिमेय संख्या है, मतलब ये क्या आ गया, परिमेय। और ये किसके बराबर है, √3 के। जब ये परिमेय है और ये √3 के बराबर है तो √3 भी क्या हो जाएगा, परिमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः √3 भी परिमेय संख्या है। इसके बाद में वही, जैसे हमने इसको परिमेय लिखा, ये अपने पास विरोधाभास आ गया, तो कारण वापस, यह विरोधाभास,
हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। अतः √3 व इसका मतलब √3 क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। जब √3 अपरिमेय संख्या है तो जब ये 5 के अंदर से घटाएंगे तो 5 माइनस √3 भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अतः √3 व 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या हो। तो हमें जो सवाल है वो इसी प्रकार से करने हैं। दो तरीके थे अपने पास कि जब अंडर रूट वाली संख्या डायरेक्ट लिखी हुई है तो उसको किस प्रकार से हल किया जाता है, और जब उसका परिमेय संख्या के साथ में एप्लीकेशन दिया हो, जोड़ भागी गुणा भाग दिया हो, तो उसको किस प्रकार से हल करना है। अगर आपको ये दो मेथड अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ इतना आता है तो समझ लीजिए आपके 4 नंबर कंफर्म है। इसके बाहर कोई भी सवाल आने वाला नहीं है। तो इसके साथ अपना जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। साथ में आप इनको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। अगला आपने जो चैप्टर है वो है बहुपद, पॉलिनोमियल बहुपद। अब अपने किताब के अंदर जो बहुपद दिए गए वो अपने है केवल द्विघात बहुपद, बाकी हमें किसी प्रकार के बहुपद पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेसिक जानकारी रखनी है कि बहुपद क्या होता है। बहुपद होता है अपने पास चर और अचर राशि, चर और अचर राशि की आपस में जो क्रिया होती है उसके द्वारा बहुपद का निर्माण होता है। कि चर और अचर की आपस में क्रिया करनी है, उसके द्वारा किसका निर्माण होगा? बहुपद का निर्माण होगा। अब उसके अंदर जो चर राशि है उसकी घात के आधार पर ही बहुपद अलग अलग बनते हैं। जैसे अंदर चर राशि हमने x काम में ली है तो x की घात अगर 1 है तो वो बहुपद अपने कहलाएगा रैखिक बहुपद। अगर x की घात 2 है तो वो कहलाएगा द्विघात बहुपद। x की घात 3 है तो वो कहलाएगा त्रिघात बहुपद। तो हमें जो बहुपद पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं द्विघात बहुपद, मतलब चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 2। अब चर की जितनी अधिकतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है, और जितनी बहुपद की घात होती है उतने उसके शून्यक निकलते हैं। शून्यक मतलब अंदर जो चर राशि है उसके मान, और चर राशि के ऐसे मान जो उस पूरे बहुपद को क्या बना दे? 0, वो कहलाते हैं शून्यक। तो अपने जो बहुपद यहाँ से पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद देखना दो चीजें होती है, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है द्विघात समीकरण। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में केवल बराबर का फर्क है कि जो बहुपद होता है उसके अंदर बराबर का निशान नहीं आता। जैसे ही आप उसके अंदर बराबर का निशान लेके आ गए तो समझ लेना वो बहुपद किस में बदल गया? समीकरण में, बाकी कुछ भी नहीं। बहुपद के शून्यक होते हैं और समीकरण के मूल होते हैं, केवल नाम का फर्क है। बाकी मान वो के वो कि x के जो मान होंगे वो शून्यक, x के मान होंगे वो मूल। बराबर है तो फिर वो अपने पास समीकरण है, बराबर नहीं है तो बहुपद है। अब ये अपने जो बहुपद वाला पार्ट है वो भी अपने 4 नंबर का, जहाँ से 1 नंबर के अंदर आएगा ऑप्शनल, एक आएगा अपने पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन, और एक आएगा अपने पास 2 नंबर का क्वेश्चन। अब देख 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसका कंफर्म है वो कहाँ से आएगा कि जो 2 नंबर का आपने प्रश्न है उसके अंदर हमें एक तो शून्य ज्ञात करने होंगे। क्या ज्ञात करने होंगे? शून्य ज्ञात करना, प्लस जैसे शून्य ज्ञात कर दिए आधा सवाल कंप्लीट हो गया। अब 1 नंबर तो मिल गया। अब आगे 1 नंबर के लिए आगे क्या जोड़ा जाएगा कि शून्य को तथा गुणांकों के मध्य जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो अगला होगा शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच।
शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य जो संबंध होगा उसकी हमें सत्यता की जांच करनी होगी। तो पहले शून्यक निकालने हैं, उसके बाद में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यही सवाल आएगा 2 नंबर के अंदर, इसके अलावा कोई भी सवाल आने वाला नहीं है। अब 1 नंबर का ऑप्शनल, 1 नंबर का क्वेश्चन, इसके अंदर क्या आएगा? तो 1 नंबर का ऑप्शनल सवाल है, इसके अंदर आएगा अपने पास शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और बहुपद का मान। और ये सवाल बनेंगे 1 नंबर के अंदर। यहाँ पर अपने पास ऑप्शन होगा, टिक करना है और यहाँ पर हमें उन्हें हल करना है। बाकी कोई भी सवाल आने वाला नहीं है। आपके पास शून्यकों का योग ज्ञात करने को कहा जाएगा, गुणनफल निकालने को कहा जाएगा और बहुपद का मान निकालने को कहा जाएगा। और 1 नंबर के अंदर भी सेम सवाल, यहाँ पर अपने पास ऑप्शन होगा, उसके अंदर से फिल करना है और यहाँ पर उसे हल करना है। 2 नंबर के अंदर जो सवाल आएगा उसके अंदर शून्य ज्ञात करने होंगे और शून्य ज्ञात करने के लिए विधि काम में लेनी है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करना है, एक्स के मान निकालने हैं, उसके बाद में संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है। शून्यकों का योग, गुणनफल और बहुपद का मान, ये 1 नंबर का ऑप्शनल सवाल, और उसी को अगर हल करना है तो 1 नंबर का क्वेश्चन। अब योग और गुणनफल लिखना है, वो हमें फॉर्मूले की सहायता से लिखना है कि अपने पास जो बहुपद के अंदर जो शून्यांक और गुणांक होते हैं उनके मध्य जो संबंध होता है वही अपने पास एक सूत्र के द्वारा लिखते हैं और उसी सूत्र का इस्तेमाल करके हमें योग और गुणनफल लिखना है। और 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक चीज़ और शामिल करनी है, और जहाँ से चांस अधिक है कि यही वाला सवाल बनेगा, वो है बहुपद का निर्माण। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपने पास बहुपद का निर्माण, योग व गुणन द्वारा। कि आपके पास योग दिया जाएगा, गुणनफल दिया जाएगा, उसकी सहायता से आपको बहुपद का निर्माण करना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होता है 1 नंबर के अंदर। इसके अलावा तो शायद ही कोई सवाल होगा जो आपके पास आएगा। आपके पास शून्यकों का योग निकालना आना चाहिए, गुणनफल लिखना आना चाहिए, बहुपद का मान लिखना आना चाहिए, बहुपद का निर्माण किस प्रकार से करते हैं वो आना चाहिए, और शून्य ज्ञात करके संबंध की सत्यता की जांच करना आना चाहिए। अगर ये चीज़ें पता है तो समझ लीजिए 4 नंबर कन्फर्म है। अगला है बहुपद है अपने पास बहुपद है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुपद अपने पास क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखना बराबर में 0 नहीं लिखेंगे, अगर बराबर में 0 लिख दिया तो ये समीकरण बन जाएगा। अगर बहुपद लिखना है तो ऐसा का ऐसा। काय कि इसके शून्यक है अल्फा और बीटा, मतलब अंदर जो x के मान निकाले, एक तो है अल्फा और एक है बीटा। x के जो मान है वो क्या निकालें? अल्फा और बीटा। x का मान कोई संख्या होगी, यहाँ पर भी कोई संख्या होगी, उसको एक को बोला अल्फा, दूसरे को बोला बीटा, तो हमें अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा गुणा बीटा मतलब क्या कर रहे हैं? शून्यकों का गुणा कर रहे हैं। अब शून्यकों का गुणा करते हैं तो गुणांकों का इस्तेमाल करके हमें लिखना है कि शून्यकों का गुणा गुणांकों की सहायता से कैसे लिखेंगे। तो देखना, अल्फा गुणा बीटा होता है अपने पास माइनस का अल्फा गुणा बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फा गुणा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, मतलब जो अचर है वो और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा, अचर बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा, तो अपने पास आएगा अल्फा गुणा बीटा। जैसे अपने पास एक बहुपद लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस प्लस लिख देते हैं 2x प्लस 3, ये अपने पास बहुपद दिया है। हमें क्या लिखना है? इसका गुणनफल। इसके लिए अल्फा गुणा बीटा लिखना है तो हो जाएगा सी अपॉन ए। तुलना करें, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी। हमें लिखना है सी अपॉन ए, तो सी का मान कितना है? 3 और बटे में ए का मान 5,
तो अल्फा गुना बीटा डायरेक्ट कितना लिखोगे 3/5। आपके पास जो अबसद वाला सवाल होगा ऑप्शनल सवाल, उसके अंदर डायरेक्ट आपको यही पूछा जाएगा, आपको बहुपद दिया जाएगा और बोला जाएगा इसके शून्यक ए तथा बी है, तो ए बी का मान निकालिए। ए बी मतलब ए और बी का क्या करना है गुणा, और ए और बी का गुणा मतलब शून्यकों का गुणा। तो आपको शून्यकों का गुणा लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा C/A, मतलब जो अचर संख्या है वो, और बटे में x² का गुणा। तो अल्फा गुना बीटा डायरेक्ट याद रखना है C/A। अगला है अपने पास बहुपद लिखा हुआ है px = ax² + bx + c, और कहा गया इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। बहुपद है अपने पास x² + bx + c, इसका एक शून्यक है अल्फा, एक शून्यक है बीटा। हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, मतलब क्या करना है अल्फा और बीटा को जोड़ना है। अल्फा और बीटा को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। अब अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं तो ध्यान रखना है जब अल्फा प्लस बीटा किया जाता है तो अपने पास फॉर्मूला होता है -b/a, मतलब x का जो गुणांक है उसका ऋणात्मक मान लेना है और बटे में x² का गुणांक लिखना है। x का गुणांक है उसका ऋणात्मक मान, अगर माइनस वाली वैल्यू है तो प्लस वाली हो जाएगी और प्लस वाली वैल्यू है तो माइनस वाली, मतलब उसका उल्टा चिन्ह लेना है। जो x का जो गुणांक है उसका उल्टा चिन्ह बटे में x² का गुणांक। अगर x का गुणांक प्लस में है तो यहाँ पर ऊपर माइनस वाला मान आ जाएगा, और अगर x का गुणांक माइनस में है तो ऊपर प्लस वाला मान आ जाएगा, और बटे में x² का गुणा। तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट याद रखा जाता है -b/a। जैसे अपने पास एक बहुपद था 4x² + 2x + 3, इसके लिए अल्फा प्लस बीटा लिखना है, मतलब शून्यकों का योग लिखना है। तो माइनस का निशान लगा दिया। फिर b का मान कितना है, तुलना करें a b c, b की जगह 2 है। हमने कहा था x का जो गुणांक है उसका विपरीत चिन्ह लेना है, तो ये प्लस का है तो यहाँ पर डायरेक्ट ये किसका हो जाएगा माइनस का, और बटे में a का मान कितना है 4, कटता है तो काट देना है माइनस का 1/2। इसी प्रकार से हमारे पास बहुपद लिखा हुआ है जैसे 6x² - 3x + 4, इसके लिए अल्फा प्लस बीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे, जो चिन्ह है उसका विपरीत भाग आ जाएगा, ये आ गया बटे में 1, काटा तो 1/2। वैसे लिखा है 2x² - 5x + 3, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा लिखना है तो क्या लिखते हैं -b/a, माइनस लिख दिया। फिर b का मान कितना है -5 और बटे में a का मान 2, माइनस माइनस का गुणा हुआ प्लस, प्लस का 5/2। लिखने का कारण ये है कि माइनस का चिन्ह, फिर जो b का मान है वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस का गुणा करके क्या लिख दिया प्लस में। अगर कैलकुलेशन इतनी नहीं होती है तो डायरेक्ट ध्यान रखना कि जो यहाँ पर हमारे पास x का गुणांक है जब योग करते हैं तो उस x के गुणांक का विपरीत चिन्ह लेना है। अगर प्लस का मान है तो माइनस, माइनस का मान है तो प्लस, और बटे में x² का गुणा। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुणा बीटा आता है तो ध्यान रखिए आपके 1 नंबर कन्फर्म रहेगा, यहाँ से 1 नंबर बिल्कुल कन्फर्म रहेगा, क्योंकि ऑप्शनल सवाल है वो यही से आएगा, या तो अल्फा प्लस बीटा पूछा जाएगा या अल्फा गुणा बीटा पूछा जाएगा। अगला है बहुपद का निर्माण करना है। अब की बार हम क्या करेंगे, बहुपद का निर्माण करेंगे। जैसे लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है। बहुपद का निर्माण करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमको दिया हुआ है। देखना द्विघात बहुपद लिखने का तरीका होता है अपने पास x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये अपने पास द्विघात बहुपद को लिखने का तरीका है कि अपने पास योग और गुणनफल दिया हुआ है तो वहां से द्विघात बहुपद का निर्माण कैसे करें। तो लिखते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा बीटा। x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो शून्यकों का योग आपको सवाल में दिया है वो शून्यकों का योग, पीछे x प्लस अल्फा गुणा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो यहां से अपने हो जाएगा बहुपद का
निर्माण। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। एल्फा प्लस बीटा की जगह शून्यकों का योग लिखना है और एल्फा गुणा बीटा की जगह शून्यकों का गुणनफल। आपके पास योग भी दिया जाएगा, गुणनफल भी दिया जाएगा, आपको केवल वो मान यहाँ पर रखने हैं। उसके बाद में अगर आगे आप हल नहीं करते हैं, उसको आगे हल नहीं करते, ऐसा भी रखते हैं तो भी आपको कोई काटने वाला नहीं है, केवल शून्यकों का योग और गुणनफल यहाँ पर रख देना है। मान रख दिया, ये अपने बन गया बहुपद, आगे हल करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने पास जैसे हमारे पास शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा वो दिया हुआ है अपने पास 3 और एल्फा गुणा बीटा वो दिया हुआ है -2। शून्यकों का योग है 3 और शून्यकों का गुणनफल कितना है -2। हमें यहाँ से बहुपद का निर्माण करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिख देंगे 3, फिर x, फिर प्लस एल्फा गुणा बीटा की जगह -2। तो ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस गुणा -2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ये अपने हो गया बहुपद का निर्माण। अगला अपने पास जैसे दिया हुआ है एल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और एल्फा गुणा बीटा बराबर दिया है -1, या चाहे तो प्लस का 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ से बहुपद का निर्माण करेंगे तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे 1/4 और गुणा में x और प्लस में एल्फा गुणा बीटा कितना है 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस 1। अगर इतना लिखते हैं तो भी सही है, अगर इतना आप कर देते हैं तो भी आपका सवाल सही है, बहुपद का निर्माण हो गया है। अगर इसको और अच्छे से अगर हल करना है कि आपको कोई डाउट ही नहीं रखना कि नंबर कटेगा, क्योंकि ये करोगे तो भी नंबर तो पूरे मिलने वाले, लेकिन क्या है मन में एक डाउट रह जाता है। अगर उस डाउट को भी क्लियर करना है कि अपने नंबर कटने ही नहीं चाहिए, तो आप चाहे तो इसको आगे और भी हल कर सकते हैं। एक बार के लिए इसको समीकरण बना देते हैं, बराबर में क्या रख देते हैं 0। जब पूरा हल हो जाएगा तो 0 वापस हटा देंगे। अब बराबर में 0 लगाया, अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का गुणा x के साथ x प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का गुणा 1 के साथ 4 बराबर 0। ये 4 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, 0 के साथ गुणा हो जाएगा तो 0 बच गया 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। अब बराबर में 0 नहीं लिखना है, ये अपने हो गया बहुपद का निर्माण। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर कैलकुलेशन आती है तो थोड़ी आगे हल कर देनी है, अगर नहीं आता इतना लिखते हैं तो भी कोई गलत नहीं है। ध्यान रखना जब भी बहुपद का निर्माण लिखो बराबर में 0 नहीं लिखना है, लास्ट में बहुपद लिखो तो बिना 0 का। अगर 0 लिख दिया तो वो बहुपद नहीं है, वो समीकरण है, और हमें समीकरण नहीं लिखना है, बहुपद लिखना है। अगर आप बहुपद का निर्माण कर सकते हैं तो यहां से भी आपके 1 नंबर कंफर्म है। अगला है द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसके हमें क्या ज्ञात करना है शून्यांक। अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें विधि कौन सी काम में लेनी है, अभाज्य गुणनखंड। लिखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब बीच वाले पद को तोड़ना पड़ेगा, बीच वाले पद के टुकड़े ऐसे कि वापस जोड़ो तो माइनस का x आ जाए और गुणा करो तो पहली और लास्ट वाले के गुणा के बराबर। तो यहाँ से अगर इसके टुकड़े लिखें तो वो अपने आ जाएंगे माइनस का 4x प्लस का 3x, क्योंकि 3 और 4 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 12, 3 और 4 का गुणा करते हैं तो 12। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 12 आता है, 2 और 6 होता है, 3 और 4 होता है। 2 और 6, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 4, लेकिन अपने जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। तो वो क्या होता है 4 और 3 गुणा किया 12, 4 में से 3 घटा दिया 1, मतलब जो संख्या होगी वो 4 और 3। अब हमें जो उत्तर चाहिए माइनस में चाहिए, मतलब बड़ी संख्या किसकी होनी चाहिए माइनस में। तो हमने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 और बराबर में लिख दिया 0, क्योंकि बहुपद को अगर हल करना है गुणनखंड विधि से
तो बराबर में क्या चाहिएगा 0, तो बहुपद को किस में बदल दिया समीकरण में। अब दो दो के जोड़े बनाएंगे, कॉमन क्या आ सकता है यहाँ से कॉमन आ रहा है अपने x, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ से x कॉमन चला गया तो पीछे बचा 3x माइनस, यहाँ से x कॉमन किया तो 4 प्लस, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1, एक कॉमन आया तो पीछे बचा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इनके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, इनके अंदर कॉमन आ रहा है 3x माइनस 4, पीछे बचा x प्लस 1 बराबर में 0। चाहे तो ऐसे लिख सकता है कि एक ब्रैकेट वाला मान और एक बाहर वाला मान लिख दिया। अब ये दोनों 0 के बराबर है, मतलब एक बार इसे 0 के इक्वल रखना है, एक बार इसे 0 के इक्वल, तो हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया 3x बराबर 4, तो x बराबर आ जाएगा 4/3, प्लस का 1 इधर आएगा तो x बराबर आ गया माइनस का 1। मतलब ये तो मान आ गया अपने एल्फा का, किसका मान आया एल्फा का, और ये अपने मान आया बीटा का। एल्फा का मान निकाल दिया, बीटा का मान निकाल दिया। अब हमें क्या करनी है, संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच कि हम जो संबंध लिख रहे हैं वो सत्य है या नहीं है। संबंध की सत्यता की जांच, पहले योगफल की बात करते हैं। पहली बात किसकी, योगफल। हम लिखते हैं एल्फा प्लस बीटा, पहले योगफल से पहले काम कर देते हैं, यहाँ पर बहुपद लिख देते हैं। संबंध की सत्यता की जांच किसके लिए कर रहे हैं, 3x² माइनस x माइनस 4 के लिए। एल्फा का मान कितना आया अपने पास 4/3, बीटा का मान -1, यहाँ लिखते हैं योगफल। योगफल के अंदर हम लिखते हैं कि जो एल्फा प्लस बीटा होता है वो आता है अपने -b/a के बराबर। एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता है, -b/a के बराबर। एल्फा का मान कितना है 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है -1। अब -b मतलब जो b का मान है उसका विपरीत लेना है। b का मान क्या है -1, आगे कोई संख्या नहीं मतलब 1 है, और आगे माइनस का निशान है मतलब -1। यहाँ पर -b लिखना है मतलब -1 का उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा +1, और बटे में a मतलब x² का गुणा कितना है 3, मतलब -b/a का मान तो आया 1/3। क्या एल्फा प्लस बीटा को जोड़ते हैं तो 1/3 आता है कि नहीं आता। ये हो गया 4/3 माइनस 1 बराबर 1/3। 4/3 में से 1 घटाओगे एलसीएम कितना आएगा 3 आ जाएगा। ये 4 माइनस 3 बराबर 1/3, तो ये भी आया 1/3 और ये भी आया 1/3। मतलब योगफल के लिए जो संबंध है वो सत्य है। योगफल के लिए संबंध कैसा है, सत्य। एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, एल्फा की जगह एल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू -b/a। अब -b मतलब b का मान है उसका उल्टा लेना है, b का मान -1 तो -b हो जाएगा +1 और बटे में a मतलब 3, तो 1/3, इधर भी 1/3 इधर भी 1/3, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब संबंध सत्य है योगफल के लिए। अगला संबंध लिखना है गुणनफल के लिए। गुणनफल, और गुणनफल हम लिखते हैं एल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। एल्फा का मान है अपने पास 4/3, बीटा का मान है -1। जबकि यहां से c का मान लिखें, देखना a b c का मान कितना है -4 और बटे में a का मान कितना है 3। गुणा कराए इनका, 4 और -1 का गुणा हुआ तो -4 बटे में 3, और ये है -4/3। मतलब गुणा करने पर भी मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। मतलब योगफल और गुणनफल दोनों के लिए संबंध की सत्यता सिद्ध हो गई अपने, क्योंकि योगफल से भी मान बराबर आ रहा है, गुणनफल से भी मान बराबर आ रहा है।
ध्यान रखिएगा ये आपकी जो सवाल है वो 2 नंबर का है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से होते हुए यहाँ तक लिखते हैं तो मतलब आपके सवाल है उसके पूरे 2 नंबर मिलेंगे। इसके नीचे लिखना है संबंध की सत्यता सिद्ध हुई। संबंध की जो सत्यता है वो आपके सिद्ध हो गई है यहाँ पर। तो योगफल और गुणनफल के लिए आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसी प्रकार से सवाल करने हैं। 2 नंबर का सवाल है, ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बहुपद हमने लिखे हैं, जैसे एक है 3x² माइनस 4x माइनस 6, फिर है 3x² माइनस 5x प्लस 6, फिर x² माइनस 9, 4x² माइनस 4x प्लस 1, 3x² माइनस x माइनस 4। ये वो बहुपद है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके आपको शून्यक निकालने हैं और संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसके लिए आप अल्फा प्लस बीटा का मान भी लिख सकते हैं, अल्फा गुणा बीटा का मान भी लिख सकते हैं। अब बहुपद से रिलेटेड अपने एक बार सवाल है, बहुपद का मान। बहुपद का मान, जैसे हम यहां से बहुपद लेते हैं, px बराबर क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 4x माइनस 6। ये अपने पास बहुपद है। हमें कहा गया है P2 की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट पूछ लिया कि बहुपद x² माइनस 4x माइनस 6 के लिए P2 का मान क्या है। मतलब P2, P के साथ में क्या लिखा हुआ था, x लिखा हुआ था। बहुपद है, उसके अंदर जो चर राशि है वो क्या है, x, इसलिए उसको लिखा Px। अब x की जगह कितना लिखा हुआ है, 2। मतलब जो भी बहुपद है उसके अंदर चर राशि का मान हमें कितना लिखना है, 2 लिखना है। तो क्या हो जाएगा, P2 मतलब x की जगह कितना रखना है, 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 माइनस 6, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूनी 8 माइनस का 6, 4 माइनस 14 मान आ जाएगा माइनस का 10। मतलब P2 की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 10। इस प्रकार से जैसे हमारे पास दूसरा है 3x² माइनस 5x प्लस 6 का है P0 की वैल्यू कितनी है। मतलब जो भी अपने पास बहुपद है उसके अंदर जो x का मान है उसका क्या लिख देना है, 0। तो हो जाएगा P0 हो जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6। ये पूरा 0, ये भी 0, पीछे केवल कितना बचेगा, 6। मतलब P0 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो इस प्रकार का सवाल भी आ सकता है। आपके पास बहुपद दिया जाएगा और उस बहुपद का मान निकालना होगा। अंदर x का जो मान रखना है वो आपको सवाल में दिया होगा, जैसे P2, P-1, P0, P5 कुछ भी हो सकता है। तो जो भी ब्रैकेट में मान लिखा हुआ है उसको चर के जगह पर रख देना है, पूरा कैलकुलेट करना है, तो वो अपने पास कहलाएगा बहुपद का मान। इसके अलावा इन दोनों चैप्टर के अंदर कोई सवाल नहीं है। ये जो दोनों चैप्टर है वो आपके नॉलेज को चेक करने के लिए है कि आप इस पार्ट के बारे में कितना जानते हैं। जो सवाल आएगा वो किताब से आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अभाज्य गुणनखंड आते हैं, एलसीएम एचसीएफ आते हैं, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आता है, बहुपद के जो शून्यक है वो निकालने आते हैं, शून्यकों का योग आता है, गुणनफल आता है, बहुपद का निर्माण करना आता है, बहुपद का मान लिखना आता है। अगर ये चीज़ें आपको पता है, आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है, तो कोई भी सवाल आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज अपनी क्लास यही पर समाप्त होती है। अगली क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।